नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो 10th क्लास के लिए है, फिजिक्स विषय से संबंधित है। 10th क्लास के फिजिक्स के पहले चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ना है। इस चैप्टर से संबंधित 5 वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या हमारे YouTube चैनल अंकित सिंह गोलू के प्लेलिस्ट में जा करके 10th क्लास के फिजिक्स का एक अलग फोल्डर आप प्राप्त कर सकते हैं। और उन वीडियो को आप जरूर देखिए, आपको जरूर लाभ होगा। घर पर बैठे आपको अपना नॉलेज बढ़ाने में सहायता मिलेगी। आइए आज हम लोग चलते हैं इस छठे भाग में, यानी कि छठे वीडियो में प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख घटनाओं को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर क्या होता है, अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण का क्या क्या गुण अथवा विशेषता है। इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे और कुछ अन्य एक्स्ट्रा चीज़ों को भी इस चैप्टर से संबंधित हम लोग बीच बीच में जानेंगे, समझेंगे। अब आपको बता दें कि यदि आप गलती से इस चैनल पर आ गए हैं तो जरूर इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आपको 10th के साथ साथ 12th क्लास के बेसिक में भी ये काम करता है, तो वहाँ भी मदद मिलेगा। अगली चीज़ की जितने भी जनरल कंपटीशन है, रेलवे के, एसएससी के, बैंकिंग के, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, यहाँ तक कि बीपीएससी, यूपी पीसीएस, जेपीएससी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जनरल साइंस का प्रश्न पूछा जाता है वो इंटरमीडिएट या आपका बहुत हाई लेवल का प्रश्न नहीं होता है, 9th और 10th क्लास का ही साइंस होता है, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। चलिए वीडियो में चलते हैं, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर को जानेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे अवतल और उत्तल दर्पण है क्या। तो जैसे ये गोलीय दर्पण का प्रकार है, गोलीय दर्पण का मतलब होता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। तो अगर कोई कांच का खोखला गोला है, इस तरह का खोखला गोला है कांच का, इसको बीच से हम काट दिए, तो जब बीच से हम काट देंगे तो बीच से काटने के बाद अगर इस गोले का ऊपरी सतह कलई कर दें यानी कि रंग दें तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। अगर इस गोले का भीतरी सतह कलई कर दे यानी कि रंग दें तो ये हमारा उत्तल दर्पण बन जाएगा। उधर अवतल, इधर उत्तल। तो ये परिभाषा में हम लोग पढ़ चुके थे। उसी के आधार पर यहां बोले हैं कि इसका ऊपरी भाग कलई किया गया होता है। किसका? अवतल दर्पण का। देख लीजिए, ऊपरी भाग कलई किया गया है, मतलब पेंटिंग किया गया है, रजतित किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि कोई कांच का गोला होगा या कांच का सतह होगा तो कांच होता है पारदर्शी, प्रकाश उससे पार कर जाएगा। जब प्रकाश पार कर जाएगा तो टकरा के वापस तो अइबे नहीं किया, टकरा के वापस आया ही नहीं, तो प्रकाश का परिवर्तन हुआ ही नहीं। प्रकाश के परिवर्तन होने के लिए प्रकाश की किरण जो है उस वस्तु से पार नहीं करने चाहिए, तो इसलिए उसको अपारदर्शी बनाने के लिए, परिवर्तन की घटना करवाने के लिए दर्पण को कलई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऊपरी भाग कलई कर दिया गया तो आपका अवतल दर्पण हो गया, और भीतरी भाग कलई कर दिया गया तो आपका उत्तल दर्पण हो गया। तो यहाँ वही लिखा है, इसका ऊपरी भाग कलई किया गया होता है और इसका भीतरी भाग कलई किया गया होता है। अब कोई दर्पण है, उसमें एक तरफ आप कलई कर दिए, पेंट चढ़ा दिए या कोई भी अपारदर्शी वस्तु लगा दिए, तो जो परावर्तक सतह का काम करेगा, जिसमें तस्वीर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, तो वो तो उसके विपरीत साइड वाला ही सतह होगा, क्योंकि वो तो क्या हो गया, एक सतह तो कलई कर दिया गया तो दूसरा सतह परावर्तक सतह का काम करेगा। जैसे इसका ऊपरी भाग कलई कर दिया गया तो भीतरी भाग परावर्तक सतह का काम करेगा, और इसका भीतरी भाग कलई कर दिया गया तो ऊपरी भाग परावर्तक सतह का काम करेगा। इधर से प्रकाश जाएगा तो इस पर टकराएगा। तो एक चीज आपका और क्लियर हो गया कि जिस भाग में कलई कर दिया जाता है उसके विपरीत वाले भाग को ही परावर्तक सतह के रूप में, मतलब उसका उपयोग कराया जाता है। तो यहां पर हो गया अवतल दर्पण का जो ऊपरी भाग था कलई किया गया था, तो भीतरी भाग क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। इसका भीतरी भाग कलई किया गया था तो ऊपरी भाग क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रायः वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किंतु इससे आभासी और सीधा प्रतिबिंब भी प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, वास्तविक, उल्टा या आभासी सीधा में अभी आपको दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अलग अलग स्थितियों पर वस्तु को रख करके उसका प्रतिबिंब बनाना हम लोग सीखेंगे। जैसे हम आपको एक उदाहरण के लिए बता देते हैं।
ये मान के चलिए कि एक अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का प्रकार है। तो देखिए आधा गोले के जैसा दिखाई दे रहा है और ऊपरी सतह को रंग दिए, भीतरी भाग परावर्तक सतह का काम करेगा, तो ये अवतल दर्पण हो गया। अब आप जानते हैं दर्पण का मध्य बिंदु यानी कि पोल ध्रुव होता है, तो यहाँ P बना दिए। अब इसके केंद्र को ले लेंगे जिसको वक्रता केंद्र C कहेंगे और उसके आधी दूरी पर फोकस बिंदु ले लेंगे, इसको F कहेंगे। ठीक है, अब इस लाइन को थोड़ा सा आगे और बढ़ा देंगे। अब ये लाइन यहां कहलाता है अनंत, ये कहलाएगा अनंत स्थिति। तो एक बार तो वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं, तब उसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। एक बार अनंत और C के बीच रख सकते हैं वस्तु को, तो दो स्थिति हो गया। एक बार C पर रख सकते हैं, मतलब कि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख देंगे, तब उसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। अब कहीं ना कहीं बनेगा तो वास्तविक बना, उल्टा बना, कि काल्पनिक बना, सीधा बना, इन चीजों पर भी हम लोग आएंगे। एक चीज हो गया C और F के बीच वस्तु को रख सकते हैं, और एक बार F पर रख सकते हैं, और एक बार F और P के बीच रख सकते हैं। तो आपने देखा कि कुल 6 स्थितियां हैं। अवतल दर्पण में अलग अलग दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो अलग अलग स्थानों पर बनता है, और उसकी प्रकृति मतलब कि वास्तविक बना, कि उल्टा बना, कि सीधा बना। उल्टा मतलब कि वस्तु के सापेक्ष, वस्तु ऐसे है प्रतिबिंब ऐसे बन जाए तो उलट गया, उल्टा हो गया। वस्तु ऐसे है प्रतिबिंब भी ऐसे बने तो सीधा बना। तो ये वास्तविक उल्टा या काल्पनिक सीधा, इस टर्म को समझना है। लेकिन आप देखिए, एक बार वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं, एक बार अनंत और C के बीच, दो स्थिति। एक बार C पर रख सकते हैं और एक बार C और F के बीच, दो दो 4 स्थिति। एक बार आप F पर रख सकते हैं 5 स्थिति, और एक बार F और P के बीच रखते हैं तो 6 स्थिति। अब हम आपको बता दें कि ये जो 5 गो स्थिति है, अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र यानी कि अनंत और C के बीच, C पर यानी वक्रता केंद्र पर, उसके बाद C और F के बीच मतलब कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और फोकस। ये 5 स्थिति में अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक बनने का मतलब हो गया कि कोई अवतल दर्पण है तो इसमें जब प्रकाश की किरण जाएगी तो टकरा करके ऐसे प्रकाश की किरण आएगी, फिर वस्तु से किरण आएगा, एक स्थान पर मिल जाएगा। तो जहां मिल जाएगा तो कहते हैं कि प्रतिबिंब बन गया। मिल गया तो वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। अब मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसको कहते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मिलता हुआ प्रतीत जनरली कब होता है? जब प्रकाश के किरण को दर्पण के पीछे मिलाना पड़ता है। तो ये चीजें हम अभी कह रहे हैं समझाने के उद्देश्य से, इसमें ज्यादा आपको तनाव नहीं लेना है क्योंकि ये टॉपिक आने वाला है, विस्तार में समझिएगा वहां पर। अभी जो कॉमन चीजों की जरूरत है यहां पर उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम आपको केवल इतना बताना चाहते हैं कि कोई अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण में 6 गो स्थिति होगा, मतलब कि 6 जगह ऐसा जगह होगा जहां पर वस्तु को रखे तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग प्रकार का बनेगा, अलग अलग जगह पर बनेगा। अब देखिए अनंत पर रखते हैं, अनंत मतलब बहुत दूर, तो प्रतिबिंब का आकार छोटा बनता है। आप ही अगर किसी वस्तु को काफी दूरी पर देखते हैं तो छोटा दिखाई देता है, नजदीक आ गया होता है तो देखते हैं तो बड़ा दिखाई देता है। तो अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा, थोड़ा सा आगे कर दिए अनंत और C के बीच तो छोटा, C पर रख दिए तो बराबर, C और F के बीच रख दिए तो बड़ा, C और F के बीच रख दिए तो बड़ा, फिर यहां पर F पर रख दिए तो बहुत बड़ा, फिर दर्पण के पीछे भी बड़ा बनता है। तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे किरण आरेख की सहायता से, अब इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो जब भी आपको याद रखना है कि दर्पण में कोई प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उसके साथ उल्टा शब्द यूज करना है। और जब आभासी मतलब काल्पनिक, आभासी कहे या काल्पनिक कहे एक ही चीज है, जल या पानी, पुस्तक या किताब। तो आभासी कहे तो उसके साथ आपको सीधा लेना होगा। लेकिन जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहां पर आपको सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी मतलब टेलीस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इन सब
प्रकाशीय उपकरणों के बारे में पढ़ना होगा, इससे कैसे चित्र बनता है उसको पढ़ना होगा। तो वहां पर वास्तविक के साथ उल्टा भी आ सकता है, सीधा भी आ सकता है, काल्पनिक यानी कि आभासी के साथ सीधा भी आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है। लेकिन यहां पर दर्पण के केस में आप केवल याद रखिएगा, कहीं भी वास्तविक तो उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो उल्टा बनेगा, आभासी बन रहा है तो सीधा बनेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है 5 केस में, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो। लेकिन एक केस में इसके और इसके बीच रखोगे वस्तु को कभी, तो वह आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो ये समझ गए आप। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु को कहीं रख दीजिए, कहीं पर रख दीजिए वस्तु को। उत्तल दर्पण में आप पाइएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा ही बनेगा, मतलब कि वास्तविक उल्टा नहीं बनेगा। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए कि ये एक उत्तल दर्पण हो, इधर वक्रता केंद्र होगा, इधर फोकस होगा, अंदर वाला भाग रंग दिया गया है, उत्तल है तो पर वस्तु इधर होगा, प्रकाश की किरण इधर से जाएगी उधर, प्रकाश की किरण इधर से उधर जाएगी तो प्रतिबिंब कहीं बनेगा। तो इसमें अनंत पर एक वस्तु का प्रतिबिंब मतलब अलग टाइप का बनता है, और बाकी अनंत से ध्रुव के बीच कहीं पर रख दीजिएगा, इधर अनंत मान लीजिएगा, यहाँ पर ध्रुव हो गया उसका पोल यानी कि P, और इधर अनंत होगा क्योंकि परिवर्तक सतह इधर है ना, तो वस्तु को इधर है ना रखिएगा। क्या आप दर्पण के पीछे जाकर के अपना चेहरा देखते हैं कि कैसा दिख रहे हैं? आप तो दर्पण के सामने ही ना पाउडर की मार के खड़ा होते हैं। अब देखिए, कहिएगा कि गलत बात है, पूरा एकदम लगाते हैं लोग। अब देखिए इधर, तो इधर से प्रकाश की किरण जाएगी, तो ये ध्रुव हो गया, इधर कहीं अनंत ले लेंगे तो एगो अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब अलग बनेगा, और फिर अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखिए एक ही जैसा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे यहाँ पर अनंत पर अलग था तो वहां भी अनंत पर अलग होगा, लेकिन यहाँ पर अनंत और C के बीच अलग, C पर अलग, C और F के बीच अलग, F पर अलग, F और P के बीच अलग, लेकिन उसमें उसके बाद कहीं भी रखिए एक जैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु को रख करके किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनाने की 2 ही स्थिति होती है, जिसको हम लोग अगले क्लास में आगे के वीडियो में सीखेंगे। लेकिन याद रखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा कभी भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, लेकिन अवतल से बन सकता है। तो ये समझ गए। अब ध्यान दीजिए, अवतल द्वारा, यहां पर दर्पण छूट गया है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष बराबर तथा छोटा प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब का आकार वस्तु के स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए, कोई भी अवतल दर्पण है, जैसे ये अवतल दर्पण है क्योंकि ऊपरी भाग कलई किया गया है, वो ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु को कहीं भी रखिएगा तो अलग अलग स्थिति पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब अलग अलग बन रहा है, क्योंकि अभी आपको हम बताएं कि 6 केस में प्रतिबिंब अलग अलग बनेगा। तो अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा, तो कभी बड़ा बनेगा, कभी छोटा बनेगा, कभी बराबर बनेगा। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी बन सकता है, मतलब कि जितना बड़ा वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब का मतलब उसका चित्र, उसका तस्वीर, उसका फिगर उससे बड़ा भी बन सकता है, उससे छोटा भी बन सकता है, और वस्तु के बराबर भी बन सकता है। लेकिन ये किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु को आप रखे कहाँ है। अनंत पर रखिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बहुत छोटा बनेगा, अनंत और C के बीच रखिएगा तो छोटा बनेगा। अनंत पर तो बहुत छोटा, और थोड़ा आगे कर दिए अनंत और C के बीच तो छोटा, और आगे करके C पर ला दिए तो बराबर, और आगे करके C और F के बीच लग दिए तो बड़ा, और आगे करके F पर ला दिए तो बहुत बड़ा, और उसके बाद से P और F के बीच तो एक आपको बोले हैं कि वो काल्पनिक बनता है, उसमें भी बड़ा ही बनता है। तो आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां है, 6 स्थिति में प्रतिबिंब अलग अलग प्रकार का बनेगा, अलग अलग उसका ऊंचाई होगा, कभी बड़ा होगा, कभी छोटा होगा,
वास्तविक भी बन सकता है, आभासी भी बन सकता है, वास्तविक के साथ उल्टा, आभासी के साथ सीधा। तो ये समझ गए। लेकिन उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में वस्तु के सापेक्ष छोटा होता है, या तो बहुत छोटा होगा या तो छोटा होगा। मतलब उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को आप रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनेगा, कहीं रखिए, बड़ा नहीं बनेगा या बराबर नहीं बनेगा। लेकिन अवतल में छोटा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, हर तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बाकी बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि किरण आरेख से जब प्रतिबिंब बनाना सीखिएगा उस टॉपिक में उसको आप समझ पाइएगा प्रैक्टिकली, तस्वीर बना करके। अब ध्यान देंगे यहां पर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए यहां पर, अगर ये अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे P से F के बीच की दूरी। तो देखिए ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया, तो इतना दूर की दूरी को ही फोकस दूरी कहेंगे। अब बताइए ये ध्रुव के बाएं साइड की दूरी है कि दाहिने की? बाएं साइड की। तो ध्रुव के बाएं की दूरी को ऋणात्मक मानते हैं और ध्रुव से दाहिने जो भी दूरी लेंगे उसको धनात्मक मानेंगे। आगे आपको पढ़ना भी है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि आप ये अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या लीजिएगा, तो वक्रता त्रिज्या में आप क्या पढ़े थे कि पोल यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र यानी कि C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो बताइए P से C की जो दूरी है यानी कि वक्रता त्रिज्या है, R है, संकेत R उसका होता है। तो ये जो दूरी है ये ध्रुव के दाहिने की ओर है कि बाएं की ओर? बाएं की ओर। फोकस दूरी भी और वक्रता त्रिज्या भी, माने P से F की दूरी भी और P से C की दूरी भी, R भी और आपका R भी और F भी, दोनों बाएं साइड है तो ये ऋणात्मक होगा। लेकिन वही उत्तल दर्पण में आप देखिए, उत्तल दर्पण ये था। अब बताइए P से F की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो P से F की दूरी बताइए P से दाहिने साइड है कि बाएं साइड है? दाहिने साइड है, देख लीजिए उधर है। या P से C की दूरी, मतलब P से P मतलब पोल, पोल मतलब ध्रुव, ध्रुव से कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है वो भी दाहिने है, मतलब कि वक्रता त्रिज्या भी दाहिने है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होगी। तो एक फोकस दूरी की सहायता से भी हम आपको बता दिए। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है, उसको आप प्रीवियस क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा तो मिल जाएगा। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी जनरल साइंस के प्रश्न में पूछा जाता है। कह देगा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी इधर बता देते हैं। फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ, फोकस बिंदु मतलब एफ होता है, फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ, क्योंकि फोकस बिंदु ये वाला बिंदु है, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी है। तो कह देगा कि फोकस दूरी ज्ञात करना है और वक्रता त्रिज्या कह देगा कि 20 सेंटीमीटर है, चाहे 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर। अब आप एक सूत्र पढ़िएगा F=R/2, इसको प्रूफ भी करना है, अभी आप याद कर लीजिएगा। कई बार पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी होगी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र को अप्लाई करेंगे, तो F=20 सेंटीमीटर बट्टा 2। अब कोई कहेगा कि F बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में -10 भी देता है, 10 भी देता है। अब बहुत लोग 10 सेंटीमीटर मार करके आंसर और छोड़ देगा, वहां पर गलत कर देगा, क्योंकि चिन्ह परिपट्टी के हिसाब से अभी आपको बोले कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ध्रुव से बाएं साइड होता है तो ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है तो आपको -10 सेंटीमीटर कहना पड़ेगा। मीटर में होता तो मीटर में कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। लेकिन उत्तल दर्पण रहे तो प्लस में आपका होता। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको हम बहुत आसानी से चीज़ें बता दिए हैं। फिर से हम आपको एक बार बोल दें कि ये प्रतिबिंब बनाना, वास्तविक, उल्टा, आभासी, ये सब क्या होता है सीखेंगे हम लोग, तो इसको अगले वीडियो में पढ़ना है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं और वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं अवतल तथा उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। साथ ही हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण क्या है,
समतल दर्पण की प्रमुख विशेषता क्या होती है? इन सभी टॉपिक से 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं जिसमें साइंस से प्रश्न पूछा जाता है, जनरल साइंस से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, आपका रेलवे हो, प्रत्येक एग्जाम में जो जनरल साइंस का प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो ये आगे भी आपको काम देगा। चलिए हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग को समझते हैं। उत्तल दर्पण का जो पहला उपयोग है उसमें हमने लिखवाया है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण, यानी कि पीछे देखने वाला आईना जिसको साइड मिरर भी कहते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जो वाहन होते हैं, आपके पास बाइक हो गया या कोई 4 पहिया वाहन हो गया, उसमें जो पीछे देखने वाला मिरर होता है, साइड मिरर, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब प्रश्न ये है कि उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं? होता क्या है कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कुछ समय पहले कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के तुलना में सदैव यानी कि हमेशा छोटा बनता है। अगर ये वस्तु इतना बड़ा है तो उत्तल दर्पण के सामने रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा ना बन के और छोटा बनेगा, तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। अब प्रतिबिंब छोटा बनने से क्या होगा कि साइड मिरर के द्वारा पीछे के जो वस्तु या एरिया को देखा जाएगा वो एक बड़े एरिया को देखा जा सकता है, एक बड़े क्षेत्र को देखा जा सकता है। मान के चलिए कि आप अपने मोबाइल फोन में अपना एक फोटो क्लिक करते हैं, उसमें आपके फोटो के अलावा आसपास का जो एरिया यानी कि क्षेत्र है वो भी कवर हुआ है। यदि आप अपने इमेज को यानी प्रतिबिंब को बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं, तो जूम कर देने के बाद आपका केवल फेस ही दिखाई देता है, नाक दिखाई देगा, आंख दिखाई देगा, आपका चेहरा दिखाई देगा। लेकिन उसी को जब आप छोटा कर दीजिएगा तो आपके फेस के अलावा आपका पूरा बॉडी यानी कि पूरा शरीर भी दिखाई देगा, आसपास की चीजें भी दिखाई देगी। तो छोटा कर देने से एक बड़े एरिया को, ज्यादा से ज्यादा एरिया को देखा जा सकता है, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब में अधिक से अधिक एरिया को नहीं देखा जा सकता है, एक ही हिस्सा बड़ा हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे कि उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उससे बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के तुलना में छोटा होगा। प्रतिबिंब छोटा होगा तो ज्यादा से ज्यादा एरिया को पीछे में देखा जा सकता है। अगला उपयोग है कि इसका उपयोग उत्तल दर्पण का दूरदर्शी में यानी कि टेलीस्कोप में भी किया जाता है। सोडियम परावर्तक लाइन, सोडियम का जो परावर्तक लाइन होता है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, इसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इसके अलावा और कई जगहों पर उत्तल दर्पण के उपयोग होते हैं, ये थोड़ा सा प्रमुख है तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, प्रश्न इन्हीं से बनता है। अब हम लोग आते हैं अवतल दर्पण के उपयोग में। अवतल दर्पण का पहला उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, मतलब कि शेविंग कराने में, दाढ़ी हजामत, बाल कटवाने में, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है आपका, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, कई बार पीसीएस लेवल के प्री एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब आप कहिएगा क्यों? हम लोग समझे थे कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें यहाँ पर तो P हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ C हो गया, अनंत हो गया। अलग अलग स्थिति पर प्रतिबिंब अलग अलग बनता है, अनंत पर अलग, अनंत और C के बीच अलग, C पर अलग, C और F के बीच अलग, F पर अलग। लेकिन P और F के बीच जब वस्तु को रखते हैं यानी कि फोकस और ध्रुव, ये फोकस हो गया है, ध्रुव के बीच अवतल दर्पण में वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है। पीछे बनता है मतलब कि वास्तविक नहीं, आभासी बनता है तो सीधा बनता है। आभासी के साथ सीधा बताए थे तो आभासी और सीधा बनता है और वस्तु की तुलना में बड़ा भी बनता है। तो ये सब बड़ा बड़ा दिखाई देता है, दाढ़ी वगैरह, क्योंकि अवतल दर्पण में जब हम लोग शेविंग कराने बैठते हैं तो ऐसा थोड़े है कि दर्पण लगा दिए वहाँ आधा किलोमीटर दूर जाके बैठेंगे, संभव है दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए पास में बैठते हैं, तो ये एक रीजन है कि इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है अवतल दर्पण से। अब कान, आंख, गला, ये सब डॉक्टर जो होते हैं वो भी इसी रीजन से अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि दर्पण को पास रखते हैं और पास रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका बनता है वो अच्छा बनता है, मतलब कि सीधा बनता है, बड़ा बनता है, देखने में सहूलियत मिलता है। उसके अलावा वाहनों के हेडलाइट या सर्च लाइट में, वाहन जो होता है
बाइक हो गया या कोई भी आपका 4 पहिया वाहन हुआ, उसके हेडलाइट में, मतलब आगे जो लाइट होता है उस लाइट में जो शीशा होता है, कांच लगा होता है, दर्पण लगा होता है, वो अवतल दर्पण होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा सौर कुकर या सौर भट्ठी, मतलब सोलर से जो कुकर बनता है, धूप से चार्ज होकर के, धूप से प्रकाश लेकर के खाने पीने को पकाता है, तो सौर कुकर जो हो गया या सौर भट्ठी हो गया, यहाँ सौर शब्द आ जाएगा सूर्य से रिलेटेड, तो आप याद रखिएगा कि उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीख लेंगे तो ये सब चीजें भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्यों किया जाता है। तो उत्तल और अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग थे जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आते हैं समतल दर्पण की तरफ। तो पहले जानेंगे कि समतल दर्पण है क्या। कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, जटिल परिभाषा की आवश्यकता हमें नहीं लगती है कि है। आसान परिभाषा एक छोटा सा जो आसानी से समझ में आ जाए उसको हम लोग लेते हैं। समतल दर्पण है क्या? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह या तल सीधा होता है, मतलब कि सीधा होने का मतलब कि एकदम 180 डिग्री सीधा, प्लेन, एकदम 180 डिग्री, आप समझ रहे हैं, जैसे एक रेखा की तरह, तो वैसा होता है तो उसको समतल दर्पण कहते हैं। अवतल और उत्तल दर्पण क्या था? गोलीय दर्पण था, गोलीय दर्पण का प्रकार था। और गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह सीधा नहीं होता है, प्लेन नहीं होता है, वो थोड़ा सा गोलाकार मिलेगा। तो ये हो गया कि समतल दर्पण जिसका तल या सतह क्या होना चाहिए? समतल होना चाहिए, मतलब कि समान तल होना चाहिए, सीधा तल होना चाहिए। अब इसकी विशेषता क्या है ये देखिए। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। तो एक तो तनी पॉज करबो वीडियो, पॉज ऊपर से। अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण की विशेषता क्या है। तो समतल दर्पण की पहली विशेषता कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। जैसे उत्तल दर्पण में पढ़े थे कि आभासी और सीधा होता है, समतल में भी आभासी और सीधा होता है। अवतल में आभासी सीधा भी बन सकता है और वास्तविक और उल्टा भी बन सकता है। तो अब ध्यान दीजिएगा इधर, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। अगर हमारा जितना हाइट है, हम समतल दर्पण के सामने खड़ा होंगे तो जितना ऊंचा हम है, मतलब कि वस्तु है, उतना ही ऊंचा उसमें प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि उससे छोटा या बड़ा नहीं बनेगा। उत्तल में हम लोग पढ़े थे कि वस्तु जितना बड़ा होगा उसका प्रतिबिंब उससे सदैव छोटा बनता है। और अवतल में हम लोग पढ़े थे कि बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है। और आगे इसको किरण आरेख से सीखना भी है। तो समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। अगली चीज है कि जो समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। मान के चलिए कि ये कोई समतल दर्पण है, यहाँ पर यही समझ लेते हैं, ये कोई यहाँ समतल दर्पण है। अगर वस्तु इधर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है तो प्रतिबिंब उधर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगर वस्तु यहाँ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से आगे खड़ा है तो दर्पण से उतना ही दूर पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कुल मिला के कहना ये है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई तो बराबर होती ही है, साथ में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर होती है। दर्पण से जितना आगे वस्तु रखा जाता है, दर्पण से उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित प्रकाश की किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे ये एक समतल दर्पण हो गया, यहाँ पर इस समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आपतित करा दी है। यहाँ एरो वालों को मान लीजिए कि किरण, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। तो किसी भी समतल दर्पण पर अगर लंबवत प्रकाश की किरण आपतित होगी तो पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो ऐसे आई है तो इसी पर वापस लौट गई। वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ परावर्तित लिख दिए हैं, यहाँ आपतित लिख दिए हैं, आप किरण भी लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जहाँ पर प्रकाश की किरण पड़ती है वहाँ एक लंब खींचते हैं, उसको अभिलंब कहते हैं। तो लंब भी यही, यानी कि अभिलंब भी यही, आपतित किरण भी यही, परावर्तित किरण भी यही। यानी समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबवत डालेंगे, कैसे? लंबवत, तो लंबवत उसको आपतित कराएंगे तो परावर्तित भी लंबवत हो जाएगा, तो अभिलंब भी लंबवत होगा। इस स्थिति में आपतन कोण का मान 0 डिग्री और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। अब आप कहिएगा कि ये कैसे? तो पीछे में पढ़ाए थे कि आपतन कोण का मतलब
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। तो ध्यान दीजिए, आपतित किरण यही है और अभिलंब ये है, तो अभिलंब भी वही, आपतित किरण भी वही, तो कोण का मान 0 डिग्री। एक ही दिशा में है तो कोण बन कहाँ रहा है, हटेगा लंबवत होगा तो 90 डिग्री, पूरा खुल जाएगा, सीधा हो जाएगा तो 180, तो ये 0 डिग्री हो गया। उसके बाद से ये देखिए परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण भी यही जो वापस लौट रही है और अभिलंब भी वही, तो दोनों एक ही पथ पर है, तो इस स्थिति में कोण तो बन ही नहीं रहा है, तो कोण का मान 0 डिग्री। ये दर्पण के तल से, समतल दर्पण के तल से ये आपतित किरण परावर्तित किरण जो है 90 डिग्री का कोण बना रही है, लेकिन आपतन कोण या परिवर्तन कोण जो होता है वो अभिलंब के साथ आपतित किरण और अभिलंब के साथ परिवर्तित किरण का कोण होता है, न कि तल के साथ। तल से तो 90 का कोण है ये है, लेकिन उसको आपतन कोण या परिवर्तन कोण नहीं कहेंगे। परिभाषा पर आप गौर करिए, पाइएगा कि आपतन कोण या परिवर्तन कोण का मतलब अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण, अभिलंब तथा परिवर्तित किरण के बीच बना कोण, न कि तल। तल से देखेंगे तो फिर रिजल्ट दूसरा मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को आप समझे होंगे। आप फेयर करिए, इसको याद करिए, रिवीजन करिए। याद रखिए आप कि समय जो निकल जाएगा वो दोबारा लौट के आने वाला नहीं है, इसलिए घर बैठे अपनी तैयारी को जारी रखिए। और आपसे एक आग्रह है कि अधिक से अधिक दोस्तों को सूचित कीजिए कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी है, और उनको वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए। सबकी पढ़ाई हो पाए लॉकडाउन में, सब कोई पढ़े, सब कोई बेहतर करे। आप इस चीज़ को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ। नमस्कार।